friends, today in this video we'll study about homeotic mutant in ड्रोसोफिला। ठीक है, तो जब आप डेवलपमेंट पढ़ोगे तो यू विल गेट डिफरेंट जीन्स कि कुछ जीन्स एक्सेस कंट्रोल करती हैं, कुछ जीन्स फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करती हैं। फाइनली जब पूरा सब कुछ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड ऑल, तो ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो जीन होती है होम्योटिक जीन, एक ग्रुप ऑफ जीन है जो कि ऑर्गन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो विल स्टडी दिस टॉपिक फर्स्ट। ड्रोसोफिला एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सो वी कांट सी इन वन वीडियो, इट विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड बोरिंग। सो आई थॉट कि ये एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लाया जाए। So before starting the actual homeotic mutant topic, let's have a look on ड्रोसोफिला डिफरेंट पार्ट्स, मतलब उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन जीन के कंट्रोल में आते हैं और उनके म्यूटेंट्स का क्या इफ़ेक्ट होता, मतलब उस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है ड्रोसोफिला बॉडी का, ठीक है। इससे अच्छी ड्राइंग आई कैन नॉट मेक, तो प्लीज़ इसी से काम चला लीजिएगा, ठीक है। सो इफ़ यू सी हियर, ये हेड पोर्शन होता है, इधर इधर एंटीने आई होती है, एंड इन ड्रोसोफिला इट हैज़ 3 डिफरेंट थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है, T1, T2, T3, और एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं A1 से A8 तक, ठीक है, एंड फाइनली यू हैव द टेल, ठीक है। T1 में सिर्फ लेग होता है, ठीक है, 1 पेयर, जिसको कि हम प्रोथोरैसिक सेगमेंट भी बोलते हैं, और इसमें सिर्फ लेग होता है। T2 में लेग एज वेल एज विंग्स भी होती हैं, तो T2 को मीजोथोरैसिक बोलते हैं, जिसमें लेग्स प्लस विंग्स होती हैं, ठीक है, एक पेयर होता है। थर्ड सेगमेंट में, थर्ड थोरैसिक सेगमेंट, जिसको कि हम मेटाथोरैसिक सेगमेंट बोलते हैं, इसमें एक पेयर लेग होती हैं और एक पेयर हॉल्टर्स होते हैं। सो व्हाट आर हॉल्टर्स? दे आर रूडिमेंट्री विंग्स, मतलब विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट उनका फंक्शन एक्चुअल विंग नहीं होता है, बट दे हेल्प फॉर बैलेंसिंग द ड्रोसोफिला बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है। तो ये आपको अगर क्लियर हो गया है डायग्राम, मतलब कौन कौन से पार्ट है, then it will be easier for you to understand the homeotic mutant. So now coming to the mutant part, okay, sorry for the background noise, okay। So होम्योसेलेक्टर जीन क्या होते हैं? बेसिकली ये आपको एक ऑर्गन, हर सेगमेंट को आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये T1 बनेगा, ये T2 बनेगा, ठीक है। और डिफरेंट जीन्स होते हैं ड्रोसोफिला की, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्राइम रिपेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, ये सारे मिलके कंट्रोल करते हैं इस होम्योसेलेक्टर जीन को। ड्रोसोफिला में जो होते हैं, ये जो जीन होते हैं होम्योटिक जीन, ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम होम सी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। सो 2 मेजर कैटेगरी है होम्योटिक जीन की। सबसे पहला है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड सी, और दूसरा होता है बाइथोरैसिक कॉम्प्लेक्स, BXC, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंटीनापीडिया में 5 डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं, तो आपको हर उसका याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो है वो आपको याद करना। जैसे लेबियल है, तो अगर आप इसमें डायग्राम देखते चलो और आपको समझ आएगा। लेबियल जो है हेड पोर्शन बनाएगा, मतलब यहाँ पे आपको लेबियल जीन का एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। डिफॉर्म्ड माउथ पार्ट, DFD, ये इधर ही माउथ पार्ट में ही मिलेगा आपको। फिर सेक्स कूम रिड्यूस्ड, SCR, ये T1 में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये T1 सेगमेंट को बनाएगा। देन कमिंग टू एंटीनापीडिया, ठीक है, या एंड P, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके म्यूटेशंस हम पढ़ेंगे, वो T2 में वर्क करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एंटीनापीडिया P का एक्सप्रेशन मिलेगा, ये कंट्रोल करेगा, क्या क्या बनाएगा, एक पेयर लेग और एक पेयर विंग्स, ठीक है। फिर प्रोबोसिपीडिया जो है, ये एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है, बट ये देखा गया है कि जो हेड रीजन होता है ना, वहाँ पे ये लेग फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, तो मे बी हेड रीजन में एंटीनापीडिया का एक्सप्रेशन हो रहा हो, सेक्स कूम रिड्यूस या सेक्स कूम रिड्यूस भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे लेग बनने में इनहिबिट करता है ये, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो है एंटीनापीडिया, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू बाइथोरेक्स, ठीक है, BXC,
ठीक है। ये जो होते हैं इसमें दो जीन आते हैं, दो अल्ट्रा बाइथोरिक्स UBX, जो कि आपके T3 थर्ड सेगमेंट में, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको UBX का एक्सप्रेशन मिलेगा और यहाँ पे SCR का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आई थिंक आपको तीनों सेगमेंट में क्या क्या एक्सप्रेस हो रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर जो लास्ट है ABDA, ABDB, एब्डोमिनल A, एब्डोमिनल B, ये पूरा एब्डोमिनल सेगमेंट बनाता है। जो यहाँ से A1 से 8 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन के, तो यहाँ पे जो ABD जीन है वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा, तो उसी को हम कहते हैं होमियोटिक म्यूटेंट, ठीक है। कि एक भी होमियोसेलेक्टर जीन को अगर हम निकाल दें, ठीक है, या फिर किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो नाउ विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ होमियोटिक म्यूटेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा जाता है और ज़्यादा बस यही इतने म्यूटेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पे। सो डोंट बी सो मच एंशियस, या मतलब ऐसा डरिएगा मत कि कुछ अलग सी चीज़ आ जाएगी। सबसे पहला बोल रहा है कि UBX को नॉकआउट कर दिया, मतलब हमने UBX जो है उसको निकाल दिया। अब आप सबसे पहले इस डायग्राम में समझो, UBX कहाँ एक्सप्रेस हो रहा था, T3 में, ठीक है, मतलब हम इसको निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो जब ये नहीं एक्सप्रेस होगा तो क्या नहीं बनेगा, थर्ड थोरैसिक सेगमेंट। अब थर्ड में क्या एक्सप्रेस हो रहा था आपका, मतलब इसके एक्सप्रेशन की वजह से क्या बन रहा था, एक पेयर लेग बन रहा था, एक पेयर हॉल्टर्स बन रहे थे, ठीक है। अब ये दोनों नहीं बनेंगे तो अब क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पे, तो वो समझना है। तो ये चीज़ देखी गई है कि UBX जो है एंटीनापीडिया P के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करता है। इट मीन्स टू से कि अगर UBX यहाँ नहीं होगा तो ये जो एंटीनापीडिया है जो कि T2 में एक्सप्रेस हो रहा था, अब T3 में भी एक्सप्रेस हो जाएगा, समझ आया। तो अब क्या बन जाएगा, तो जब भी आप UBX को हटाओगे तो फिर क्या हो जाएगा कि थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में भी विंग्स बन जाएंगी, जबकि यहाँ विंग्स नहीं बनती हैं, लेकिन क्योंकि एंटीनापीडिया यहाँ पे भी एक्सप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे भी विंग्स बन जाएंगी। तो पहले 2 विंग्स थी, अब 4 विंग्स हो जाएंगी। और लेग तो बनेगा ही, क्योंकि एंटीनापीडिया भी लेग बनाता है, तो लेग बनेगा, बस हॉल्टर्स नहीं बनेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। तो डायग्राम में आप बना के समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो सिंपल सा है कि अगर UBX को आपने नॉकआउट किया तो एंटीनापीडिया जो है थर्ड थोरैसिक सेगमेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा और हॉल्टर्स की जगह विंग्स बन जाएंगे एंड दी ड्रोसोफिला द फ्लाई विल बी 4 विंग्ड फ्लाई, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब हम समझते हैं कि अगर एंटीनापीडिया को नॉकआउट कर दिया जाए, मतलब इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको म्यूटेट कर दिया, तो क्या होगा। तो अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे UBX इसको इनहिबिट कर रहा था तो ये इसको करेगा, नहीं, म्यूचुअल रिप्रेसर नहीं है ये एक दूसरे के। मतलब UBX इसको कर सकता है लेकिन एंटीनापीडिया UBX को नहीं इनहिबिट करता, ठीक है। तो फिर क्या इफेक्ट आएगा अगर एंटीनापीडिया नॉकआउट हो गया तो हमने ये देखा है कि एंटीनापीडिया क्या करता था, जहाँ पे भी एक्सप्रेस हो रहा था, लाइक T2 में एक्सप्रेस हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या करता था, ये एक जीन होते थे आईलेस, ठीक है, आईलेस, जो कि आई बनाने में हेल्प करते हैं और इनको मैमल में पैक जीन भी कहा जाता है। जस्ट अ मिनट, हाँ, PAX6 जीन इन मैमल, ये इसको इनहिबिट करता था। और एक और जीन होते थे जिसको हम कहते हैं होमियोथोरिक्स, ठीक है, होमियोथोरिक्स, उसको इनहिबिट करता था। तो ये दोनों का इनहिबिटर है। तो आईलेस जो है आई डेवलपमेंट में हेल्प करता है, होमियोथोरिक्स जो है एंटीना डेवलप करता था। तो जब भी एंटीनापीडिया जहाँ भी प्रेजेंट होता था ये इन दोनों को इनहिबिट करता था। अब अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर इनका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो T2 में जहाँ पे सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में जहाँ पे विंग्स और लेग्स बनने चाहिए थे, अब यहाँ से एंटीना निकल जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर नॉकआउट एंटीनापीडिया है तो इट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीना इन थोरैसिक सेगमेंट T2, ठीक है। तो विंग्स नहीं आपको मिलेंगे देखने को, क्योंकि विंग्स सिर्फ और सिर्फ सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते।
लेग जो है तीनों में मिलेंगे, तीनों सेगमेंट में, विंग्स सिर्फ सेकंड में मिलेंगे और हॉल्टर्स सिर्फ थर्ड सेगमेंट में मिलेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अगर हम इसको नॉकआउट करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। थर्ड है आपका कि अगर आप इस पहले तो नॉकआउट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं कि एंटीना पीडिया जो जीन है उसको हम नॉकआउट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक्टॉपिक पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ एक्टॉपिक पोजीशन? एक्टॉपिक मतलब होता है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, वहाँ से हट के कहीं और आपने डाल दिया उसको, जहाँ पे मतलब नॉर्मली उसको नहीं प्रेजेंट होना चाहिए था, तो आप डाल देते हो। और कहाँ डाल रहे हो आप एंटीना पीडिया को? हेड या फिर लेबियल माउथ पार्ट के पास, यहाँ पे हम एंटीना पीडिया का एक्सप्रेशन करवा दे रहे हैं। ठीक है, होता तो T2 में है लेकिन आप हेड में एक्सप्रेस करवा रहे हो। तो अब क्या इफेक्ट आएगा? तो जब भी आप हेड में एक्सप्रेस करवाओगे तो हमें पता है यहाँ पे ये क्या करता था, एंटीना पीडिया आईलेस और होमोथोरेक्स को इनहिबिट करता था। तो हेड में ही आपके आईज और एंटीना बनते हैं, तो ये जाके वहाँ पे वो कर देगा, इन दोनों को इनहिबिट कर देगा। और फिर वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एंटीना बनने थे हेड के पास, वहाँ पे क्या होगा, लेग डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस यही चीज़ है कि अगर एंटीना पीडिया को एक्टॉपिक पोजीशन पे डाल दिया एट दी हेड और माउथ पार्ट, तो लेग विल डेवलप इन प्लेस ऑफ एंटीना, और आई नहीं डेवलप होगा क्योंकि आई को भी ये इनहिबिट कर देगा, आईलेस जीन को। तो ये थर्ड म्यूटेंट थे। फोर्थ म्यूटेंट जो है कि अगर आपने पूरा बाइथोरेक्स को नॉकआउट कर दिया। बाइथोरेक्स क्या था आपका? बाइथोरेक्स वाज दिस, जो कि थर्ड थोरैसिक सेगमेंट बनाता था और एब्डोमिनल सेगमेंट बनाता था। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने पूरा बाइथोरेक्स निकाल दिया तो पहली बात तो ये एब्डोमिनल सेगमेंट बनेगा नहीं। ठीक है, ये एब्डोमिनल नहीं बनेगा और थर्ड थोरैसिक सेगमेंट नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा T1 T2 और हेड। तो फिर क्या होगा, T2 जो है डुप्लीकेट कर जाएगा, एक और T2, फिर T2, बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे। तो वही चीज़ होगा, T2 मूव्स पोस्टीरियरली, मतलब एंटीना पीडिया का जो इफेक्ट है वो पूरे पोस्टीरियर हाफ में आपको दिखने को मिलेगा, सिर्फ लेग्स और विंग्स दिखेंगे। तो जो फ्लाई है इट कैन नॉट सर्वाइव, एटलीस्ट इन सब म्यूटेंट्स में तो कुछ देर के लिए सर्वाइव भी कर जाएगा, बट दिस इज़ वेरी लीथल क्योंकि एब्डोमेन ही नहीं है, तो इट वोंट सर्वाइव। जो आप आई थिंक इतने ही म्यूटेंट है आपके, 4 डिफरेंट टाइप के। तो थोड़ा बहुत होम्योटिक जीन के बारे में दिया हुआ है कि जो है क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है 180 बेस पेयर। आई थिंक दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, एक और होते हैं रिलीसेटर जीन। ये जो जीन होते हैं ना, दे विल हेल्प इन द एक्टिवेशन और सप्रेशन ऑफ होम्योसेलेक्टर जीन। तो ये जितने भी जीन है ना, अगर इनको एक्सप्रेस करवाना है, एक्टिवेट करवाना है या फिर इनको सप्रेस करवाना है, तो वो कौन काम करवाएगा? रिलीसेटर जीन। ठीक है, सो होम्योटिक म्यूटेंट में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू वांट टू मेक द नोट्स सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। और इतना सफिशिएंट है गेट और CSIR के लिए। अगर आपको सिर्फ होम्योटिक म्यूटेंट से आता है क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।